हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है? आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ठीक है। और दूसरा आपके पास आता है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, थोड़ा सा हम कुछ प्रीवियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रीवियस टॉपिक की। तो प्रीवियस टॉपिक क्या था आपके पास? फोर्स ऑन अ चार्ज। फोर्स ऑन अ चार्ज का मतलब क्या था कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे थे, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसे प्लेस किया। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया, तो हमने देखा कि उस चार्ज पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। कब लग रहा है फोर्स? जब वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल में चल रहा है, तो तब चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उसी फोर्स के लिए जब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कि लॉरेंज फोर्स क्या था आपके पास? लॉरेंज फोर्स, देखो, जो आपके पास मैग्नेटिक जो आपने फोर्स लिया था, फोर्स ऑन अ चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था? फोर्स था। इसे ही आपने क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें हम, तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आता है? V क्रॉस B। ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स। और आपको पता है इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी आपके पास? इस फोर्स की डायरेक्शन जो ये प्लेन फॉर्म कर रहा है V क्रॉस B, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो प्लेन फॉर्म करता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो लॉरेंज फोर्स क्या हो गया आपके पास? F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। अभी देखिए, कभी कभी क्या होता है आपके पास कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, या फिर जब हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है? एक फील्ड, एक ऐसा रीजन होता है जहां पे किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, तो क्या होता है? वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द चार्जेस पे। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि टोटल फोर्स, अगर हम बात करते हैं, टोटल फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस जो मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो आपको पता है कि Fe इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, Fe की बात करता हूं मैं, तो QE होता है हमारे पास। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, तो Fe इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? QE। तो आप क्या कह सकते हो? Fe क्या है आपके पास? QE वेक्टर प्लस Fm क्या है आपके पास? Q V क्रॉस B। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? कभी कभी इसे ये भी कहा जाता है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होगी आपके पास? लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है ये लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। लास्ट वाला ही टॉपिक आप उसमें ही लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो कि हमारे पास लॉरेंज फोर्स क्या होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास सेकंड वाला, इसमें क्या है? मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक्सटर्नली कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है समझ रहे हैं आप लोग? कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, वो हर एक पॉइंट पे क्या है? बराबर है। तो इस केस में अगर कोई चार्ज उस रीजन में एंटर करता है, उस स्पेस में, जो भी आपके पास उस फील्ड में एंटर करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा? तो आपको पता है कि उस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस तरीके से समझा सकते हैं आप? भाई F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसी के अकॉर्डिंग तो आपको पता होना चाहिए कि V और B किस तरीके से हैं। V और B के बीच का एंगल क्या है? ये साइन थीटा क्या है? वेलोसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? चार्ज क्या है? तो उससे हम क्या कर सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं। और यही फोर्स क्या काम करेगा? उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने का काम करेगा चार्ज को। समझ रहे हो? जैसे कि
फर्स्ट केस है इसका इसका अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या आता है आपके पास, फर्स्ट केस में है व्हेन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन V इज जस्ट परपेंडिकुलर टू B। पहला केस क्या बन रहा है आपके पास कि जब आपके पास V क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, B के। इसका मतलब, इसका डायग्राम देखिए, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा कि सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो हमारे पास ये हो गई चार्ज की, ये चार्ज है हमारे पास Q, और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या बोला, यूनिफॉर्म है, तो मैंने कह दिया कि ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये किसे शो कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो अगर मैं ये रीजन कंसीडर करता हूं तो हर एक जगह हमारे पास B की डायरेक्शन सेम होगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूं, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 रखा जाता है, तो जो फोर्स होगा हमारे पास वो V और B के कारण जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर काम करेगा। F हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस डायरेक्शन में आएगा और ये V वेलोसिटी से चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कह दिया, देखो एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूं मैं, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक समझाने के लिए आपको, ये तो मैंने एक पॉइंट दिया था कि यहाँ पे हमारे पास Q चार्ज है, V वेलोसिटी से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच का एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री का है। देन द फोर्स ऑलवेज बी एक्टेड एट राइट एंगल टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द V एंड B, ठीक है। जो V और B ने अपने आप में एक प्लेन कंस्ट्रक्ट किया है, तो फोर्स हमेशा क्या होगा, उस प्लेन के। अब यही सिचुएशन में इस सर्कल में, यही सिचुएशन मैंने क्या कर दी, इस सर्कल में इस पॉइंट पे कंसीडर कर ली। समझ रहे हैं आप, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देना आपने। Q चार्ज अभी कहाँ है आपके पास, ये मैंने कह दिया कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। हर एक पॉइंट पे अलग अलग, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हर वक्त आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, इसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ होगा ना। आपने क्या कह दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, 4 पॉइंट लिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, चारों पॉइंट में, ठीक है। मैं इसे मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है P, ये पॉइंट हमारे पास क्या है Q, ये पॉइंट हमारे पास क्या है R, ये पॉइंट हमारे पास क्या है S। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने क्या कहा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अगर हमने कहा कि जो हमारे पास चार्ज है उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, V, ठीक है। एंड नाउ द एंगल बिटवीन V एंड B इज जस्ट 90 डिग्री होने दीजिए। तो इन दोनों के जो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस B के कारण, ठीक है, B के कारण जो हमारे पास फोर्स लगेगा वो हमेशा कहाँ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिएगा कुछ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये जो मार्कर है आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ग्रीन मार्कर आपके पास किसे शो, ये देखो ब्लू मार्कर मैंने क्या कह दिया, ये किसे शो कर रहा है, V को शो कर रहा है। तो फोर्स हमेशा क्या करेगा, अंदर की तरफ काम करेगा। अब यही चीज अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करें तो फोर्स इधर को है, वेलोसिटी इधर को है, फील्ड इधर को है। यही चीज मैं यहाँ पे, तो फोर्स अभी इनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज गिवन है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, अगर इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये आपके पास B है और ये आपके पास V है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स अभी क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कंसीडर करके V इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ध्यान रखिए एंगल V और B में क्या होना चाहिए, हर वक्त 90 होना है। तो जो फोर्स हो जाएगा आपके पास उसकी डायरेक्शन अगेन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ,
ये V है आपके पास, ये B है, तो अब फोर्स कहाँ लगेगा आपके पास, अंदर की साइड लगेगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे V कंसीडर कर दिया, V और B के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फोर्स कहाँ लगेगा आपके पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लगेगा। तो आपने क्या देखा कि जब कोई चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो एंटर करते ही कुछ ऐसी टेंडेंसी हो रही है कि वो क्या हो रहा है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। मजबूरी हो गई वो उसकी, क्या, सर्कुलर पाथ पे मोशन करना। क्यों? अब इस P से लेकर इस दूसरे पॉइंट पे गया, तो दूसरे पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो V और B के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो पता लगेगी। तो अब थोड़ा सा ये जितना आगे जाएगा तो इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि फोर्स उसे क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया कि जैसे कि सपोज आपके पास क्या है, कोई डॉग है आपके पास, आपने क्या कर दिया, एक ग्राउंड में उस डॉग को एक पॉइंट पे आपने क्या कर दिया, किसी चेन से उसे क्या कर दिया, यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, अब मैं उसे क्या करूंगा, फ्रीली मोशन कहाँ तक कर सकता है, वो एक सर्कल तक ही तो कर सकता है। उस चेन के अलोंग जो सेंटर है, उस सेंटर के अलोंग जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, उस डॉग को हमेशा सर्कुलर पाथ में मोशन करवाएगा। ठीक है, अगर अचानक से चेन काट दी जाए, ठीक है, तो वो चेन काट के तो क्या हो जाएगा, डॉग जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, वो घूमता रहेगा। तो आपको एक दिमाग में आना चाहिए, एक फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ, तो यही वाला तो फोर्स है। लेकिन आपको पता है कि जब सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं तो 11th में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये गिर क्यों नहीं रहा है ये चार्ज इसके अंदर, क्यों? क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? यहां देखिए, मैं ये दिखा रहा था आपको, ये अगर आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से ये चार्ज हमेशा कोशिश करेगा कि इसी पे, क्यों? क्योंकि बार बार बराबर फोर्स लग रही है और इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो आपने क्या कहा कि F इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, QVB। ठीक है, और अगर आपने कह दिया कि इस सर्कल की रेडियस में यहाँ पे बना देता हूँ, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल r है और जो चार्ज घूम रहा है इसका मास कितना है, m है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, mv²/r, अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो। ठीक है, तो Fc इज इक्वल टू mv²/r, और Fm जो मैग्नेटिक, जो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट करके इस तरीके से घुमा रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करके रख रहा है, इसलिए वो एकदम से अंदर सेंटर की तरफ चार्ज गिर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, QVB इज इक्वल टू mv²/r, तो इंप्लाइज करके हम क्या कर सकते हैं, देखो एक v से एक v कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, mv/qb। तो ये आपके पास क्या होगी, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई। और यहां से आप क्या कह सकते हो, देखो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज एंटर्स इन अ और मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the charge moves on a circular path, then the radius of that circular path is independent of, आपके पास कुछ भी आ सकता है, तीन ऑप्शन ये दिए हो सकते हैं, चौथा कुछ और अपनी तरफ से, तो ऐसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। दूसरा आपके पास डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, एज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल greater the mass, greater will be the radius of the circular path, greater the velocity, greater will be the radius of the circular path, and greater the magnitude, smaller will be the radius of the circular path. Again, अब इसने क्या बोला, देखो अगर Q और B की वैल्यू आपके पास ज्यादा है तो ये हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप कहते हो कि जो ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, उसका मास भी ज़्यादा है आपके पास और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है,
तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डिपेंडेंसी शो हो गई आपके पास कि r अगर हमारे पास बड़ा होगा, कब होगा बड़ा, जब m हमारे पास बड़ा होगा, v हमारे पास बड़ा होगा, q और v अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू में होंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्या करना है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं हम अगर, तो टाइम पीरियड t क्या हो जाता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा जितना भी इसका सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr अपॉन, और दूसरा क्या, जितनी भी इसकी वेलोसिटी है। क्यों आपको पता है कि v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, समझ रहे हो। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब देखो ये तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो गया, सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, r की वैल्यू पुट कर सकते हो 2π अपॉन v इंटू r की वैल्यू आपने रख दी है mv अपॉन qb, तो आपके पास क्या, v से v कैंसिल हो गया, आपके पास क्या कह सकते हैं आप, 2πm अपॉन qb, ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। और जहां आपने टाइम पीरियड निकाल दिया तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, नॉर्मली एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नॉर्मली अगर आपके पास टाइम पीरियड आपने निकाला हुआ है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा रिकॉइल करिए आप। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, नंबर ऑफ साइकिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आपने 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने ओमेगा टर्म यूज करी थी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपके पास, 2π/t। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल, भाई कितना एंगल होता है एक कंप्लीट साइकिल में, 2π, और जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे ही आप एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t आया है, तो आप क्या कह सकते हो, 2π/t की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ रखेंगे हम तो 2πm, और ये ऊपर चला जाएगा qb, तो 2π से 2π कैंसिल, आपके पास qb अपॉन m, तो ओमेगा आपके पास क्या आ गया जी, ओमेगा आ गया आपके पास qb अपॉन m। यहाँ से भी आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, ये सॉरी एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही है, देखिए रेडियस पे r टर्म नहीं आ रही है हमारे पास, qb अपॉन सिंपल m है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी एक तो मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और तीसरा इसका मास कितना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं। देखिए अब फर्स्ट केस जैसे हमने डिस्कस किया, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, जब v आपके पास क्या आ रहा था, b के परपेंडिकुलर आ रहा था, तो उस केस में आपने क्या देखा कि जो सर्कुलर पाथ, जो पाथ होगा या फिर जो चार्ज है आपके पास, वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होगा। ठीक है, अब दूसरे वाला पॉइंट देखते हैं, अगर हमारे पास नहीं है v और b आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर क्या केस हो जाएगा, उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, एक्सिस शो कर दी। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिया, एक्सिस शो कर दी है, और हमने कह दिया कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने जब ऐसे कहा तो हमने एक और चीज कह दिया कि सपोज इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये आपके पास अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो आप क्या कह सकते हैं कि z पे आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी है। अब ये कहीं हमारे पास भी v को ये मत समझिएगा कि ये z और x के बीचों बीच पास हो रहा है, ये z और x के बीचों बीच पास नहीं हो रहा है, ये ठीक इनके तीनों के मिड से कहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे देखो, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए। आपको पता है, दोबारा से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, जिसके साथ थीटा एंगल अलाइन करेगा जिस लाइन के साथ, वहां कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, cos थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास, v cos थीटा।
ठीक है। और दूसरा आप क्या कह सकते हो, इसके जस्ट परपेंडिकुलर v साइन थीटा, ठीक है। तो v को इसने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ये कुछ इस तरीके से आया। अब समझ गए आप लोग कि ये ठीक मिड में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मिड क्या कह सकते हैं कि, लेकिन इन दोनों के बीच में है कहीं भी, ठीक है। तो v को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक v cos थीटा है, एक v sin थीटा है। अब देखिए v sin थीटा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो v sin थीटा और p इनके कारण अब क्या होगा, हमारे पास जो भी चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा, और जो v cos थीटा है हमारे पास, इसके कारण क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा। अब अपलिफ्ट कैसे करेगा देखिएगा, जो v sin थीटा है हमारे पास, मैं उसे इस कंपोनेंट से शो कर रहा हूं, vn इज इक्वल टू v sin थीटा, ठीक है, vn इज इक्वल टू v sin थीटा। अब जैसे ही चार्ज हमारे पास ये vn sin थीटा जो है, ये क्या काम करता है, इसे चार्ज को सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवाता है। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, v cos थीटा ऊपर की साइड है, तो ये v cos थीटा क्या कर देता है, उसके हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसे अपलिफ्ट कर देता है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर उसी डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो किस तरीके से, यहां देखिएगा, तो जो ये चार्ज है हमारे पास, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा और अपलिफ्ट भी होगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं, ये वाला पाथ है, देखो ये एक स्प्रिंग की तरह है, हेलिकल स्प्रिंग, तो ये क्या हो जाता है आपके पास, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि व्हेन द एंगल बिटवीन द v एंड b इज थीटा, जब आप बात कर रहे हो कि v और b के बीच क्या है, थीटा एंगल है, तो v कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है। दो कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हो, v को रिजॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आपने क्या कह दिया, v cos थीटा, मैंने कह दिया अलोंग b, ठीक है, z एक्सिस के अलावा मैंने इसे कह दिया कि b के अलोंग है। और दूसरा मैंने क्या कह दिया, v sin थीटा, इसे क्या कह सकता हूं मैं, परपेंडिकुलर टू b, ये जस्ट b के परपेंडिकुलर है इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, v, देखिएगा, v sin थीटा that is vn is responsible for the circular motion, ठीक है। vn या v sin थीटा इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके कारण कुछ इस तरीके से मोशन होगा। लेकिन जो यहाँ v cos थीटा ये क्या कर देगा, इसे अपलिफ्ट कर देगा। तो v sin थीटा के लिए आप नॉर्मली क्या कह सकते हो, q v n b इज इक्वल टू अगेन mvn स्क्वायर अपॉन r। भैया जो सर्कुलर मोशन का केस था वो यही तो था कि सेंटीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वेट होने चाहिए। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, r इज इक्वल टू, भाई एक vn से एक vn कैंसिल हो गया आपके पास, mvn ओवर qv। बात तो यही है, बस आपने vn की वैल्यू क्या कर दी है, v sin थीटा रख दी है अपॉन qv। तो अब यहाँ पे रेडियस किस पे भी डिपेंड कर रही है, थीटा पे। देखो अगर थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम होगी रेडियस, अगर थीटा हमारे पास 0 हो गया या 180 हो गया तो r क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो ये r की बात थी हमारे पास। सिंपली आप क्या कह सकते हो, दूसरा पॉइंट, v cos थीटा इज responsible to uplift the charge, ठीक है। तो चार्ज इसे क्या, इन अ हेलिकल पाथ। और सबसे मजेदार बात देखिए,
जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए, ये और अच्छे से लग जाएगा आपको। जो हमारे पास कंसेक्यूटिव सर्कल्स बन रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ये पिच ऑफ हेलिकल पाथ, अगर मैं केवल पिच की कैलकुलेशन करूं, देखिएगा, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, तो पिच के लिए क्या, पिच एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने पिच को आप बीटा से भी शो कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली वैसे आपके पास दिया तो नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है आप किस तरीके से पिच को, तो मैंने नॉर्मल लिख दिया पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। और वो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप क्या कह सकते हो, पिच जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेलोसिटी क्या है, अपलिफ्ट करने की वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा इनटू टाइम की बात। तो टाइम आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, अगेन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई r ओवर vn, ठीक है, 2 पाई r ओवर vn। तो आप नॉर्मली क्या कह सकते हो, क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई ओवर vn इंटू r की वैल्यू क्या थी आपके पास, mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। वही vn साइन थीटा, vn हो या v साइन थीटा हो, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आपके पास रिजल्ट क्या बचा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो आप क्या कह सकते हो, यही वैल्यू t की यहां रख सकते हो, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी v cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। दूसरा आपके पास इसमें कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, अलग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किन किन फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे रेडियस डिपेंड कर रही है, जब आपके पास चार्ज की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, उनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्म थी कि चार्ज का मोशन क्या होगा अगर उसे यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे एंटर कराया जाता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। ओरिएंटेशंस के दो केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट में हमने क्या कह दिया कि v और b के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, सेकंड में हमने v और b के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए। तो थीटा एंगल के केस में ये क्या करेगा, एक हेलिकल पाथ पे मोशन करेगा। हो सकता है ये हेलिकल पाथ किसी बुक में आपके पास कुछ इस तरीके का भी दिया हो, ठीक है। ये तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें आपको कंपोनेंट का रिजोल्यूशन किस तरीके से दिया हुआ, मैंने इस तरीके से किया, जैसे कि v cos थीटा इधर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म है। आगे भी आपको लेक्चर्स कंटिन्यूटी में मिलते रहेंगे। थैंक यू।